हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस चैप्टर में आगे फ्रेश टॉपिक की, वाटर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में। और आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रॉफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ। यूट्रॉफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि दिस इज द फिनोमेना ऑफ एजिंग ऑफ लेक्स। यानी कि देखो, ये जो हेडिंग है ना, मेरी नज़रें अगर इसको जिस प्रकार से देख रही हैं तो ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि एजिंग ऑफ लेक्स का फिनोमेना इनमें से क्या कहलाता है। अगर ऑप्शन आ जाए कुछ भी और उसमें से एक ऑप्शन यूट्रॉफिकेशन हो तो वो ये आंसर बन जाएगा उसका, राइट। यूट्रॉफिकेशन की प्रक्रिया में मुझे एक बात बताओ, न्यूट्रिशन जो है, लेक में पक्का न्यूट्रिशन है, लेकिन न्यूट्रिशन लेक में जो है वो ज़्यादा है या कम हो रहा है? अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ यूट्रॉफिकेशन के प्रोसेस की, बताओ। चलो, निर्वैर कह रहा है ज़्यादा है। तो निर्वैर, अगर न्यूट्रिशन अगर ज़्यादा है तो फिर एज बूढ़ी क्यों हो रही है? ये जो लेक है, लेक जो है वो बूढ़ी क्यों हो रही है? क्या कह रहे हो आप? हाँ, ट्राई करो। न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, मतलब ये तो कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो श्रेया? ठीक है, देखो। अच्छा, ठीक है। और आर्यन, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, देखो मेरे क्वेश्चन को समझो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को कहते हैं एजिंग ऑफ लेग्स। ठीक है, आप कह रहे हो कि यूट्रोफिकेशन में न्यूट्रिशन ज़्यादा है। न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो जो लेग्स हैं वो बूढ़ी क्यों हो रही हैं? वो ख़त्म क्यों हो रही है? यानी बूढ़ी हो रही, समझ रहे हो ना, मतलब मरने की कगार पर है, क्यों? तो आप तो मुझे इफेक्ट्स बता रहे हो ना, आप सब लोग के जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगा, ये आप आफ्टर इफेक्ट्स बता रहे हो। हाँ हाँ, यही बात है उधर ना। एक्चुअली क्या है, जैसे श्रेया आप कह रहे हो ना कि मरीन ऑर्गेनिजम्स जो है मतलब वो मर जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट नहीं करेगा। देखो, लेकिन बात है कि वो फाइटोप्लैंटन को तो सपोर्ट करेगा ना श्रेया। फाइटोप्लैंटन ही जब पूरे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पर देख रहे हो घास बिस्ते 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 देखो नीचे तक अपनी जगह बना रही है ना। जब ये पूरा बिछ जाएगी और एल्गे जो है वो परत एक अपनी बना लेगा, तो फिर यही इतना न्यूट्रिशन ले लेंगे। और एल्गे की परत के बाद इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है नीचे डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है अवेलेबल। उसकी प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस के डिजोल्व ऑक्सीजन रह ही नहीं पानी के अंदर, तब जाकर ये जीव जंतु मरेंगे। श्रेया, बात समझ में आई है? आप जो आंसर दे रहे थे, मयूर, आप जो आंसर दे रहे थे वो सेकंड स्टेप था, है ना, वो आफ्टर इफेक्ट में आता है। पहले तो यही ना कि न्यूट्रिशन की भाई, अगर किसी चीज में न्यूट्रिशन है तो कोई तो ग्रो कर रहा होगा आर्यन। जिस जगह पर न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो किसी को तो ग्रोथ मिल रही होगी, कोई तो फायदा उठा रहा होगा उसका। तो यहां फायदा कौन उठा रहा है? फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना शाइनी? कौन फायदा उठा रहा है यहां पर? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो श्रेया, डिटोरेटिंग इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? मरीन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लेक के ऊपर। क्यों आ रहा है? मरीन ऑर्गेनिज्म को डिजोल्व ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, और लेक में ही नहीं है डिजोल्व ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहां पर पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि सारी की सारी न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें जो हैं, ये कौन कंज्यूम कर रहा है? ये आसपास के फाइटोप्लैंक्टन्स। और ऊपर पानी के ऊपर किसकी परत बिछ गई है? एल्गी की। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, लेक में ना जब न्यूट्रिशन ऐड हो रहे हैं, बात को ध्यान से समझना मेरी, लेख में न्यूट्रिशन जब ऐड हो रहा है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अनन्या हम यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं?
हेटेरोगाइन, अगर लेक में अगर न्यूट्रिशन अगर ऐड हो रहे हैं ईशा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि न्यूट्रिशन का ऐड होना यानी कि मैं यूट्रोफिकेशन की तरफ बढ़ रहा हूं? कह सकता हूं ना? लेकिन श्रेया, ये प्रोसेस का एकदम से ऐसा हो जाएगा कि न्यूट्रिशन बढ़े और यूट्रोफिकेशन होकर ही रहेगा, ये निश्चित है क्या? है ना? तो मयूर, न्यूट्रिशन ऐसा कहना चाह रहे हो ना आप, इसका मतलब कि आप कह रहे हो कि अगर लंबा प्रोसेस है कि भाई धीरे 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 करके बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक टाइम मैनर में ऐड होगा और तब जाकर ये सारा का सारा प्रोसेस बनेगा। ये जो मतलब डिटोरेटिंग इफेक्ट है लेक के ऊपर, मरीन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डिसोल्यूशन खत्म हो जाना, पूरे का पूरा एक दलदली जमीन होते होते ग्रास लैंड बन जाना वहां पर, ये तब होगा आफ्टर इफेक्ट। यही कहना चाह रहे हो ना? काफी लंबा समय लगेगा इसको। लेकिन जब ये लंबा समय लगेगा तो बीच में वो एक छोटे प्रोसेस से भी होकर गुजरेगा। क्यों आरन? है ना? यानी कि अगर आप नाम को छोड़ो, अभी नाम को गोली मारो, पहले आप इस पर फोकस करो। यहां पर अगर सेडिमेंट ये जो अगर इतने हैं और यहां पर इतने हैं, तो ये एकदम से इधर से इधर अपना रूप स्वरूप चेंज करने में टाइम तो लेगा ना, कि नहीं लेगा? कुछ हफ्ते, कुछ महीने और कुछ साल भी हो सकते हैं वो, राइट? ठीक है। तो आज आपको पहली बार एनवायरमेंट की सीरीज में एक टर्म जानने को मिल रहा है सभी लोगों को। यूट्रोफिकेशन को आप लोग जानते हो, आप लोग एल्गल ब्लूम को भी जानते हो। ये वाली चीजें हम शुरू के जो 10-15 चैप्टर से उसमें बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वेटलैंड में करा था हमने, चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से डिटेल में करा था हमने। लेकिन यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में एक प्रायर स्टेप भी होता है जो आपको पहली बार जानने को मिल रहा है, और उसको आप कहते हो ओलिगोट्रोफिकेशन। ठीक है, आप उसको क्या कहते हो? ओलिगोट्रोफिकेशन। ये ठीक है। और अगर ओवर न्यूट्रिशन है वाटर बॉडी में तो वो बनता है यूट्रोफिकेशन। समझते हैं दोनों प्रक्रिया को आराम से, ठीक है, डायग्राम के साथ। अरे अभी बताया नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि यूट्रोफिकेशन से प्रायर स्टेज है, मतलब वो काफी डिटोरेटिंग इफेक्ट पैदा करता है, लेकिन ओलिगोट्रोफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले देख लेते हैं एक बार क्या है डिफरेंसेस। अभी बताया नहीं, अब बताने जा रहा हूं, मैं बस नाम ले रहा था ओलिगोट्रोफिकेशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इसके पैरामीटर की डेफिनेशन की। ओलिगोट्रोफिक या ओलिगोट्रोफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो किसी भी वाटर बॉडी में हो सकती है। यहां पर कह रहा है कि इट इज अ लेक, लेकिन ये कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, कोई भी वेटलैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक लेक है जहां पर न्यूट्रिएंट जो है वो कम है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट कम है तो इसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी लो है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पहले मुझे एक बार बताओ, प्राइमरी स्पीशीज कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं लेक में, जू प्लैंटन की फाइटो प्लैंटन? फाइटो। आराम से मैं इसको है ना, आराम से इसको समझने के लिए मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, फाइटो वाइटो ना बोलकर प्लांट्स। एक बार के लिए मतलब समझने के लिए कह रहा हूं कि मरीन प्लांट्स ऐसा करके लिख दूं, चलेगा? है ना? यानी कि यहां पर प्लांट्स की संख्या, मरीन प्लांट्स की संख्या कैसी है? मरीन ग्रासेस, मरीन प्लांट्स वगैरह कम है। क्यों कम है? बिकॉज ऑफ फ्यू न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, लेस न्यूट्रिएंट। पहले बताओ ये समझ में आया? बिल्कुल अपोजिट कर दो। क्या है शाइनी श्रेया यूट्रोफिकेशन में? ये एक लेक है दैट हैज abundant nutrients present and also a high primary productivity, है ना? अब एक चीज देखो श्रेया, न्यूट्रिशन की मात्रा भी ज्यादा, न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा किसको इनवाइट करेगी? किसकी ग्रोथ को? प्लांट्स की ग्रोथ को। मतलब वही फाइटोप्लैंट्स कह लो, प्लांट्स कह लो, अभी हम प्लांट्स की बोल रहे हैं अपने आसान भाषा में समझने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ को। यानी कि अगर न्यूट्रिशन अगर बढ़ता चला जाए, इनकी ग्रोथ भी बढ़ती चलेगी कि नहीं? हाँ या ना? और जब ये पूरे का पूरा अपना अड्डा बसा लेंगे, जब पूरे का पूरा अपना अड्डा बसा लेंगे, तो हानि किसको होगी? मरीन ऑर्गेनिज्म को।
एक बार इस डायग्राम की तरफ देखो और मुझे ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ, इतना सा आंसर करना मुझे छोटी सी बात का। अनन्या, ये जो ग्रासेस हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है? हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही है, इस मरीन एनवायरनमेंट की तरफ? श्रेया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की ग्रासेस, प्लांट्स वगैरह, ये मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, मरीन एनवायरनमेंट की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्या कह रहे हो? न्यूट्रि हाँ, वो ये सेडिमेंट मिल रहा है, यानी कि यहां पर इनको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। और जब ऐसा है, हाँ जब ऐसा है तो ऊपर ये जो है इसने भी परत अपनी बना ली है, बिछा ली है। एल्गे, राइट। और अगर आप देखो, ये एक लाइट ग्रीन कलर का जोन है, देखो एल्गे का। और यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये एक देखो, एक ये एल्गे यहां पर बना भी हुआ है, अगर आप इसको देख पा रहे हो ध्यान से। मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूं ताकि आपको दिखे। मरीन एल्गे दिख रहा है? है ना, इसने परत बना ली है। अब यानी कि ये जो है नीचे की तरफ आते चल रहे हैं ये प्लांट्स, ठीक है, इस मरीन एनवायरनमेंट की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी तक कहां पर थे? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में थे, अब ये मरीन इकोसिस्टम की तरफ आ रहे हैं। वापस आते हैं इन डिफरेंसेस पर। जबकि यहां पर क्या है, न्यूट्रिशन है ही नहीं। ओलिगोट्रॉफी की बात कर रहा हूं, न्यूट्रिशन यहां पर इतना अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो वेजिटेशन है या फिर जो कोई भी जो प्लांट्स हैं वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि वो वहीं पर, जिस लोकलाइज इकोसिस्टम के वो पार्ट है, वहीं पर जो उनकी ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। देयर इज नो इंटरवेंशन in other ecosystem. There is no intervention in other ecosystem. जबकि यहां पर इंटरवेंशन है, यहां पर इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन इन अदर इकोसिस्टम। हाँ, वही मतलब देखो, दूसरे में जा रहे तो उधर अपना अड्डा बनाने की सोच रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कब्जा करने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए ना भाई। चोर चोरी करने से पहले जब कुछ गहने बहने की उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो चोरी करने जाएगा, वो वहां तक घुसेगा कि बेफालतू में मतलब चला जाएगा वहां पर चोरी करने। अगर किसी ने किसी देश पर कब्जा करने की सोची है, इराक ने कुवैत को इन्वेट करा था 1990 में फर्स्ट गल्फ वॉर में, तो तेल के कुएं की खबर थी तभी तो करा था इन्वेट, किया थी, घुस गया था उस कंट्री में। उसके बाद पहला पॉइंट समझ में आया? पहले बताओ अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को भी? वाटर पैरामीटर्स, लो टर्बिडिटी। श्रेया, इससे मैं क्या कह सकता हूं कि पानी साफ है या फिर मिट्टी वाला है?
साफ है, काफी हद तक साफ है। लेकिन हाई टर्बिडिटी में मतलब क्या है, मिट्टी वाला है, क्योंकि न्यूट्रिशन देखो ना कितना है, देखो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ये सब कुछ बनाकर एडिशन, जो मैंने पेन से ये सब कार्टून गिरी करी है। ये देखो सेडिमेंट्स देख रहे हो ऊपर तक है, यहाँ पर देखो कम है। तो इट हैज लो टर्बिडिटी इन ओलिगोट्रॉफिक सिस्टम, बट इन न्यूट्रॉफिक सिस्टम हाई टर्बिडिटी इज देयर। ओलिगोट्रॉफिकेशन में हाई ऑक्सीजनेशन एट डेप्थ एंड देयर इज क्लियर वाटर। हाई ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है, यहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू यूट्रॉफिकेशन लेक्स या यूट्रॉफिक लेक्स। यहां पर लो ऑक्सीजनेशन एट डेप्थ एंड वाटर ऑफन इज ब्राउन और विद अ ग्रीनिश टिंट। ब्राउन या फिर ग्रीनिश टिंट किसकी वजह से आता है ये कलर, प्रेजेंस ऑफ एल्गे। ओके, फिर बात कर, हाँ 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 डिजोल्व ऑक्सीजन है, मतलब वहां पर वो क्या बात है, आज तुम भी सुन रही हो, तुम्हारे भी डाउट है। शाबाश, वाह वाह दीदी वाह। नहीं तुम कभी बोलती ही नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछा। तुमसे तो फ्री की फीस आती है मुझे, जिससे तुम्हें बैठा के रखना होता है। ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यूट्रॉफिकेशन के अंदर देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर, यानी कि अपने ये जो प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंटन्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। क्यों? देयर इज नो अट्रैक्शन, कुछ होना तो चाहिए ना, ठीक है। तो इंटैक्ट है, जहां पर ये थे वहीं पर इंटैक्ट है। नो इंटरवेंशन अदर इकोसिस्टम, ये मैंने लिख दिया है। आप इस वाले पॉइंट को कि इंटैक्ट है, नो इंटरवेंशन अदर इकोसिस्टम, या प्राइमरी प्रोड्यूसर के साथ ऐड कर लेना, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर की कॉन्सेंट्रेशन नीचे कम है, क्यों? वो अपनी जगह पर भाई खुश हैं और दूसरे इकोसिस्टम के अंदर इंटरवीन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिकॉज कोई लालच भरी भावना मिल ही नहीं रही है उनको न्यूट्रिशन की फॉर्म में पानी में, तो काय को इंटरवीन करेंगे। लेकिन when it comes to eutrophic lake there is high concentration of ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फाइटोप्लैंटन्स, ग्रासेस, ये सब जो है प्लांट्स वगैरह, बिकॉज यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी हाई है एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट इकोसिस्टम, देयर इज इंटरवेंशन इनटू अदर इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये एक बात बताओ, जब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही कम है तो अगला पॉइंट वो ये बोल रहा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो ओलिगोट्रॉफिक लेक में एज कंपेयर टू यूट्रॉफिक लेक में कमी होगी ना, तो इट इज लेस देन 100 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन पर स्क्वायर माइक्रोन अ डे। लेकिन यहां पर इट इज मोर देन 100 माइक्रोग्राम। अब आप चाहो तो उसको सिर्फ लो वाला भी लिख सकते हो, अगर ये नंबर्स नहीं लिखने, ये नंबर आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, आप थ्योरी पे ज़्यादा खेलो, ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों पे मत जाना। लो कॉन्सेंट्रेशन है, अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। अब वो नंबर्स की बात कर रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लेस देन 100 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पर इट इज मोर देन 100 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन अ डे। कंज्यूमर जो है यहाँ पर बड़ी सारी मछली आपको मिल जाएंगी यहाँ पर एट डीप लेवल्स, बिकॉज यहां पर ऊपर से किसी प्रकार का इंटरवेंशन हुआ ही नहीं। जो भी जीव जंतु मछलियों को मारने के लिए आ सकते थे, अब जीव जंतु इन द सेंस, जीव जंतु नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक्सट्रीमली सॉरी, जो भी वेजिटेशन यहां पर आके घुसपैठ करके इनको मारने का, इनके मरने का कारण बन सकती थी, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपनी जगह पर, क्योंकि इंटैक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पर फ्यू फिश एट डीप लेवल्स, एक तो न्यूट्रिशन कंटेंट काफी ज्यादा, उसकी वजह से हाई टर्बिडिटी, डेप्थ की लेवल पे ऑक्सीजनेशन सिस्टम काफी कम है। तो ठकुराइन ये आप समझ गए, अब ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा कि डिजोल्व ऑक्सीजन नीचे जो है लोअर लेवल्स पे, डेप्थ की लेवल पे काफ़ी कम मिलती है, तो मछलियाँ वहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं सकती हैं। और ऊपर से ये जो फाइटोप्लैंटन की ग्रोथ है ये भी नीचे की तरफ आ रही है, और ऊपर से सोने पे सुहागा एल्गी ने परत भी बना ली अपनी पानी के ऊपर, ठीक है।
माइक्रोब्स की अगर हम लोग बात करें, इट हैज रिड्यूस्ड बायोमास बट इट हैज इंक्रीज बायोमास। ठीक है, डिफरेंसेस समझ में आ गए आराम से? क्या कह रहे हो? माइक्रोब्स बता रहे हैं ना वो आपको, यहां पर कम है, यहां ज्यादा है, क्योंकि वो पेनिट्रेशन उन्होंने ज्यादा कर ली ना यहां तक, और यहां पर कम मिलेगा आपको यहां पर, क्योंकि वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है। यही ग्रासेस वगैरह, प्लांट्स वगैरह, जो भी चीज़ें यहाँ पर एल्गे वगैरह जो आ रहा है, इसलिए उसको कह रहा है। ठीक है, उसके बाद लेक्स जो हैं, दे रिसीव देयर वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, क्योंकि लेक्स का पानी जो है, या फिर लेक जो है, पहले मुझे बताओ ये बनती कैसे है? हम्म, क्या मैं आपसे अगर एक चीज बोलूं, आपका आंसर क्या होगा? मैं एक स्टेटमेंट क्लेम कर रहा हूं कि लेक्स का वाटर रनिंग वाटर होता है। डू यू ऑल एग्री? नहीं वो हवा की वजह से लगता है श्रेया, वो स्टैटिक ही है। ठीक है, हाँ स्टैटिक है। ठीक है, हवा की वजह से लगता है कि लहरें चल रही है, मैं बोट चला रही थी, है ना, मैंने देखा पानी चलते हुए। ठीक है, वो पानी नहीं चल रहा है, लेक का जनरली जो नेचर है वो एनक्लोज्ड है, क्योंकि तो लेक में पानी कहां से आ गया? अनन्या, कहां से आ गया पानी? रोज बचपन से भर भर के ग्लास और पानी डालते रहते थे क्या उसके अंदर? हाँ, वन ऑफ द सोर्सेज, वेरी गुड ईशा। यार आप मुझे बताओ, एक बड़े साइज का तालाब है, लेक, तो पानी कहीं से लगातार आ रहा है? नहीं, तो मूव करने लगेगा। बारिश का पानी जब अपनी छत पे जमा होने लगता है, लहरें बहने लग जाती हैं उस पर, है ना। अगर रेन वाटर, मान लो रेन वाटर की क्या बात कर रहे हो, टंकी अपनी ओवरफ्लो होने लग गई, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, छत भर गई मान लो, 3-4 दिन तक छोड़ दोगे तो वो भी गंदा पानी हो जाएगा, है ना। तो लेक का पानी क्या हुआ? आंसर रनिंग है कि स्टैटिक है, आप बताओ? स्टैटिक है। ठीक है, एक ईशा ने सोर्स बताया मैं कि लेक के अंदर पानी आता है ग्रीन वाटर से, और कहां से आता है? बाल्टी ले लेके भी जाते लोग डालने इसमें। और कहां से आता है? हाँ, एक ऑक्सबो लेक जो है, और ऑक्सबो लेक अपने आप में एक कट ऑफ लेक होती है ना, क्योंकि एक्चुअली ये इसका इनिशियल जो अस्तित्व था वो क्या था? एक रिवर, लेकिन उसको ठुमके लगाने का बड़ा शौक था, और कमर का एक हिस्सा उसका टूट जाता है, याद है? इतना पार्ट, या कोई भी पार्ट, मतलब मान लो, तो इतना पार्ट जो टूट गया, ये वाला, ये बन गया लेक। यानी कि एक मैं ये भी लिख सकता हूं, जैसे ऑक्सबो लेक अगर आपने बताई, या फिर मैं ये कह सकता हूं रिवर जो है अपना वाटर डिस्चार्ज कर सकती है किसी गड्ढे के अंदर ज्यादा लंबे समय के लिए, तो वो एक लेक का रूप ले लेगा गड्ढा, हाँ या ना। पौंड का भी ले सकता है, पौंड का भी ले सकता है, लेकिन अगर बहुत बड़े साइज का गड्ढा है तो पौंड तो नहीं बोलेंगे, लेक ही बोलेंगे, हाँ या ना। अनन्या, ऑक्सबो लेक जानते हो? आप में से कितने लोग, प्राची, अनन्या, ईशा, ऑक्सबो लेक का कंसेप्ट नहीं जानते हो? बिल्कुल फ्रैंकली बताओ मुझे। नहीं जानते ना, मैं समझाता हूँ। जो मैंने ठुमके वाली बात करी है ना इसकी, ये देखो क्या है।
ये देखो क्या होता है, एक ये लेक बहकर आ रही है, ठीक है, ये लेक निकल रही है, लेक कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक रिवर निकल रही है, एक रिवर निकली। इसकी पाथ लेकिन ऐसी है अनन्या कि इसको मुड़ना काफी बार पड़ता है, इसको कह रहा हूं मैं ठुमके लगाते हुए। अब कभी कभार ठुमके लगाते हुए इसने अपनी कमर इतनी लचका ली कि ये यहां तक गई, लेकिन उसके बाद यहां पर इसको ना अपने फ्लो को, पानी को मेंटेन करने के लिए, वो जो पानी था वो यहीं जमकर रह गया, क्योंकि कोई गड्ढा आ गया था, या फिर आप इमेजिन कर लो कि कोई डाउन लेवल की साइड आ गई थी या अपर लेवल की साइड आ गई थी, पानी यहां तक गया तो, लेकिन ये वाला पानी इसको ज्वाइन नहीं कर पाया मेन रिवर जो जहां से बह रही थी। मेन रिवर का एक रास्ता होता है ना, एक चैनल होता है ना, तो ये इसने ठुमके लगाया लेकिन पानी यहां डिपॉजिट हो गया। अब ये जो जगह है, ये पानी ये इस मेन रिवर से कट हो गया, ये कट हो गया और ये बन गई लेक। और क्योंकि ऐसी लेक, ये लेक कैसे बनी है, इंसिडेंटल तरीके से बनी है, बाय सम एक्सीडेंट। कैसे, कमर लचकाते लचकाते मटकते मटकते लेक आ रही थी, यहां पर इसकी कमर पे मोच आई और फिर इससे कट ऑफ होकर ये आगे अपनी जर्नी कैरी ऑन करती है, लेकिन यहां पर ये जो पानी डिपॉजिट कर गई ये बनेगी लेक। लेकिन क्योंकि ये लचकी हुई कमर के टूटने की वजह से बनी थी, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ठुमकेश्वरी लेक। मैं सिर्फ टर्म्स यूज कर रहा हूं मजाक के लिए, ठीक है, कहीं नोट बनाने लग जाओ ठुमकेश्वरी लेक। ये देखो यहां पर एक ये लेक डिपॉजिट है क्रीजेंट शेप में, चंदा मामा की शेप में ऐसी कोई लेक होती है कभी क्या? ये कैसे बनी होगी? ये रही मेन रिवर, इसने ज्यादा लचक मारी तो क्या हो गया, और ये मेन जगह से कट ऑफ हो गई, यहां पानी भरा का भरा रह गया और ये मेन रिवर आज तक यहां से कह रही है। अब ये पानी भरा का भरा कैसे रह जाता है बहुत सारे सालों तक, कि या हमेशा रह जाएगा? देखो हमेशा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, डिपेंडिंग कि उसको कॉन्टिन्यूस फ्लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इस लेक के पास साधन क्या है दोबारा पानी पाने के, बताओ? एक सेकंड रुकना, मैं इस पेन को निकाल लेता हूं। इस लेक के पास और साधन क्या है पानी के लिए, बताओ? ये पानी कैसे आ रहा है यहां पर? हाँ, वेरी गुड। अगर रेनी सीजन है, नंबर वन, तो रेनी सीजन में इस रिवर का हो सकता है, चांसेस हमें नहीं पता है कौन सी फोटो है, क्या कौन सा लोकेशन है, कौन सी कंट्री है, ये रिवर अगर ओवरफ्लो हो गई, ओवरफ्लो होने के बाद बारिश के दिनों में यहां पर ऑब्वियसली बात है पूरा पानी पानी भर देगी, है करेगी कि नहीं करेगी? है ना, पानी भर दिया तो हो सकता है कि दोबारा यहां पर पानी आ जाता हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके पास दूसरा हथकंडा क्या बचता है? ओवरफ्लो करके तो इसने पहुंचा दिया, या फिर नॉर्मल बारिश गिर रही है और लेकिन ये वाली रिवर ओवरफ्लो नहीं हो रही है, नॉर्मल इसके अंदर रेन वाटर पहुंच रहा है। एक लेक के एक लेक के ड्राई होने के चांसेस कितने होते हैं बताओ? क्या लेक एक कंप्लीट तरीके से ड्राई हो सकती है? ड्राई होने के चांसेस कितने हैं? कोई भी एक लेक है श्रेया, उसके ड्राई होने के चांसेस कितने हैं? 100% ड्राई होने के चांसेस होते हैं किसी भी लेक के। क्यों? अगर उसको श्रेया, जैसा आप बोल रहे हो एरिया पे डिपेंड करते हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, या फिर कंटिन्यूस इन द सेंस, अगर मैं कह लूं टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर अगर ना मिले, है ना, और ड्राइनेस बढ़ जाए, जो भी हो जाए, ये चीज है। महाराष्ट्र में एक लेक है जो कि एक, हाँ, क्रिएटर की वजह से बनी थी, मतलब बाहर से, मतलब अर्थ के बाहर से एक एस्ट्रॉयड आकर गिरा,
ठीक है, और उसके गड्ढे के बनने की वजह से, क्रेटर के बनने की वजह से वो लेक बनी। कौन सी है वो लेक? लुनार लेक। बाहर से एक बहुत बड़ा रन है, यहां पर पत्थर गिरा था आकर, उसकी वजह से बनी है। और अब इसका पानी कैसा होता चला जा रहा है? रेडिश पिंकिश। ठीक है, तो लेक्स जो हैं, दे रिसीव देयर वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ किसका? किसका? रिवर का। and along with its various chemical substances and minerals. अब जब इसके अंदर पानी जो आ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि बीच बीच के रास्ते में, सबसे परफेक्ट एग्जांपल यही है हमारे पास, बीच के रास्तों में ये खेती बाड़ी है, ठीक है, इस खेती बाड़ी में चांसेस हैं कि यहां पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, अलग अलग प्रकार के केमिकल हो हैं। अगर ये नदी का पानी बारिश के दिनों में पूरे का पूरा भर जाता है, ये एक ही जगह, एक ही तालाब जैसा दिखने लग जाता है पूरा एरिया, तो ये जो बीच में से ये रिवर जो क्रॉस करती हुई जाएगी, अगर इसमें पानी देने, तो ये खेत में जो भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह जो भी रास्ते में पड़े हुए हैं, तो वो इसमें भी घुल जाएंगे इस लेक के अंदर। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अब अगर ये प्रक्रिया होती चली गई, अगर ये प्रक्रिया होती चली गई, अब आप खुद बताओ, इसका पानी क्या अपने आप ही ग्रीन से क्या रेडिश पिंक हो गया क्या? अपने आप ही हो गया? एक जगह जमा जमा जो है ये पानी, अंदर इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो गई। एक मिनट, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ किस लिए? एक सेकेंड। हाँ, अब मुझे बताओ ऐसा हुआ किस लिए? क्योंकि इसका पानी जो था, वो स्टैटिक वाटर था। रिवर के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? रिवर का पानी कैसा होता है? फ्लोइंग होता है। ये डिफरेंस होता है। अब जब भी किसी चीज जो एक ऐसी अवस्था में होती है जो कि फ्लो कर रही होती है, तो एक जगह पर कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा दूषित करने वाला जो पदार्थ हो, वो इंटैक्ट नहीं रहता, एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और ये खास बात होती है रिवर की। लेकिन इंटैक्ट और स्टेबल जो है, ये पहचान होती है स्टैटिक वाटर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस आओ यहां पर। अगर ये वाली प्रक्रिया लंबे समय तक चलती चली जाए, कि यहां पर जो भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स या विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स थे, तो ये जो नदी है,
जब इस रास्ते से होकर इन सब चीजों को उठाते हुए इसमें अपना पानी डिपॉजिट करे, तो ये सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स, कोई भी खेतों में जिसका छिड़काव करा गया है लाइक डीडीटी, या फिर बड़े सारे दूषित पानी और केमिकल्स के साथ बड़े सारे मेटल्स, ये यहां पर इंटैक्ट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। वो बात कुछ दिन से होते हुए, कुछ हफ्तों से होते हुए, कुछ महीनों से होते हुए अल्टीमेटली वो सालों का रूप ले लेगी। तो होगा क्या उसकी वजह से, उसको पहचानते हैं। over periods spanning millennia, aging occurs as the lakes accumulate mineral and organic matter. एजिंग हो जाती है लेक्स की बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स एंड दूसरे ऑर्गेनिक मैटर, और धीरे धीरे करते करते ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे गेट फिल्ड अप लाइक दिस। इधर यूट्रोफिकेशन वाली की तरफ फोकस करो, राइट वाला डायग्राम। ये धीरे, ये एक ही दिन में तो नहीं हो गए थे ना, मैंने आपको बताया था ना जब ये लेक्चर स्टार्ट करा आज का मैंने, ये सेडिमेंट कभी तो ऐसे रहे होंगे ना लेफ्ट वर्ड की साइड कि एकदम से ही भर गई थी नदी पूरी, उसके अंदर सेडिमेंटेशन एक ही दिन में हो गया था, एक सेकंड में ही हो गया था। सालों का समय, हफ्तों का समय लगा होगा, महीनों का समय लगा होगा इस प्रक्रिया में। क्या कह रहे हो? तो न्यूट्रिशन एनरिचमेंट ऑफ द लेक्स प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गे, aquatic plants and various fauna। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एज नेचुरल यूट्रोफिकेशन। अब नेचुरल क्यों? मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था उसमें मैंने एग्जाम्पल बताया वो नेचुरल का एग्जाम्पल नहीं था। क्यों? मैंने तो यहां पर नदी के साथ साथ आपका बीच में ये डीडीटी, मेटल्स, अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स, अलग अलग प्रकार के, कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, केमिकल्स जो हैं ये ला दिए थे, और तब जाके हमने बोला था कि नदी में जा रहे बड़े टाइम के लिए। लेकिन यहां पर एक और चीज भी तो है, सॉइल, पत्थर, कंकड़, गिट्टियां, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो सारी चीजें जाकर फिर इस लेक में मिक्स भी तो होंगी और वो सेटल डाउन होंगी। तो मान लो कि अभी तक लेक जो है वो ऐसी है और उसका पूरा हिस्सा जो है वो खाली है नीचे का, बॉटम का। धीरे धीरे चलते चलते जैसे जैसे ये वक्त आगे बीतेगा तो उसमें ये सेडिमेंटेशन, नॉर्मल सॉइल की मैं बात कर रहा हूं, इसको हटाएं जरा एक मिनट। सॉइल, उसके जो एसोसिएटेड जो उसके साथ पार्टिकल्स हैं, ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चलेंगे। ठीक है, ये सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चलेंगे। और ये सारी सेडिमेंट्स जब ये यहां पर इकट्ठे होते चलेंगे तो इसकी प्रक्रिया होगी क्या? यहां पर जो आपने देखा था यूट्रोफिकेशन वाले पानी में, हाई टर्बिडिटी, लो ऑक्सीडेशन एट डेप्थ एंड वाटर ऑफन इज ब्राउन और विद ग्रीनिश टिंट। ये एल्गी की ग्रोथ को इनवाइट करेगा। अभी तक जो पानी
अभी तक जो पानी बिल्कुल क्लियर था, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था डिजोल्व ऑक्सीजन ग्रेटर डेप्थ पर। लेकिन अब उसकी जगह जो है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब ये जो मिट्टी है, पार्टिकल्स है, कंकड़ है, ये जो जा रहे हैं, ये लेने लगेंगे। अब सोने पे सुहागा बात ये है कि मान लो ये तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मली जो रिवर है मिट्टी लेकर जा रही है, लेकिन यार हम सब जानते हैं ये खेतों में पक्का ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं ये भी तो मौजूद होंगे। ये डीडीटी भी तो होगा, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। अगर ये भी जा रहा है और ये भी जा रहे हैं और फिर ये जाके लेक के अंदर जाके शामिल हो रहे हैं, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में ये सारी चीज़ें यहाँ पर जमा हो जाएंगी। अब एक बार बताओ, इस पानी के अंदर जो कि मैंने इमेज बनाई आपके सामने, यहाँ पर अगर इसमें कोई जीव जंतु सर्वाइव करना चाहते भी हैं तो वो करे कैसे? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा भर गया न्यूट्रिशन से। अब ये जो भर गया है तो इनकी जो जगह है यहां पर, अब ये तो इनवाइट करेगा फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को, प्लस एल्गे। तो वहां पर एक प्रक्रिया जो है वो पैदा होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। अब जो नेचुरल फॉर्म में हो रहा था ये था नेचुरल, जो सिर्फ मिट्टी की वजह से हो रहा था, और ये होता है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। तो देखो, नेचुरल यूट्रोफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, जब इस तरह के मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर वहां पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। सिमिलर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ लेक्स एट एन एक्सलेटेड रेट इज कॉज्ड बाय अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज, एंड उसकी वजह से अगर लेक की एजिंग होती है तो इट इज नोन एज कल्चरल, मैनमेड, एंथ्रोपोजेनिक, आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन। आप इसको अलग अलग नाम दे सकते हो जो मैंने आपको नाम दिए अभी। कल्चरल बोल रहे, मैनमेड, आर्टिफिशियल, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट लेक्स जो हैं उनको क्लासिफाई करा हमने एस ओलिगोट्रॉफिक, वेरी लो न्यूट्रिएंट। ठीक है, कभी कभार मॉडरेट भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होगी। अब यहां से यहां तक जाने में आप ये देख रहे हो ना कि और भी तो लेवल्स पड़े हैं बीच में, और भी तो लेवल्स पड़े हैं बीच में। जैसे इसको हम ले लेते हैं, ये जो है यहां पर बढ़ने में और टाइम भी तो लेगा। तभी जाकर तो ये कुछ ऐसी शेप लेगा। तभी जाकर तो इसने ऐसी शेप लेनी है।
तो एक फेज आएगा जिसमें ये न्यूट्रिशन कंटेंट कम है, एक मॉडरेट लेवल का हो चुका है और एक हाई लेवल का हो चुका है, हाई न्यूट्रिशन कंटेंट है। तो उसको हम लोग 3 फेजेस में क्लासीफाई करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं इसको सबसे कम है तो ओलिगोट्रॉफिक, फिर अगर मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स है तो मीजोट्रॉफिक या फिर मीजोट्रॉफिकेशन, और अगर बहुत ज़्यादा है तो यूट्रॉफिक लेक, और उस प्रक्रिया को कहेंगे हम लोग यूट्रॉफिकेशन। तो अच्छी खासी संख्या में भारत के अंदर जो लेक्स हैं वो या तो यूट्रॉफिक होती है या मीजोट्रॉफिक होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट आज आपने जान लिया कि भारत की जो लेक हैं उनके अंदर कैसा देखने को मिलता है, हाँ मॉडरेट टू हाई लेवल का। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ही उसके पीछे मेन रीजन है, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स और ऑर्गेनिक वेस्ट एंटरिंग इनटू देम। क्यों? भारत के बहुत सारे इलाकों में, जैसे आप आर्यन बिहार से हो, राइट? बिहार में कितनी सारी जो लेक्स होंगी, बिहार में ऐसा कौन सा साल जाता है आर्यन जहां पर फ्लडिंग ना हो, फ्लड्स ना आए, है ना? और ऐसा भी नहीं होगा कि बिहार के अंदर जो खेती होती है, किसी भी राज्य के अंदर खेती होती है, वहां पर किसान जो है किसी भी प्रकार के केमिकल्स को यूज नहीं कर रहा खेतों में, है ना? तो हमने क्या पढ़ा था, लेक्स रिसीव देयर वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, लेकिन उसके साथ साथ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर भी एक्यूमुलेट होंगे। तो दोनों रीजन है भारत में लेक्स के यूट्रॉफिक होने के या मेजोट्रॉफिक होने के, दोनों रीजन है। क्या? नेचुरल भी या फिर आर्टिफिशियल मैनमेड कल्चरल या एंथ्रोपोजेनिक भी। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।